Hello everyone, I am Aryan and I'm really excited to start this journey with all of you. This is my very first lecture on YouTube, so if there's any room for improvement, feel free to share your feedback in the comment. My aim is not just to teach you what to remember, but to help you understand why it happens. बस एक प्रॉमिस है हर कंसेप्ट को सिंप्लीफाइड वे में आपके तक पहुंचाना ताकि लर्निंग इजी, लॉजिकल और इंटरेस्टिंग बन जाए. Now, today's chapter is breathing and exchange of gases, which is a part of human physiology. But before we begin, let me share a quick roadmap कि हम इस चैप्टर को कैसे कवर करने वाले हैं. देखो हमारे पास जो है तीन चीज़ें हैं. एक ये माइंड मैप्स एंड दिस PYQ एंड NCERT. हमारे पास क्या क्या बताया मैंने, NCERT है, पहले हम NCERT करेंगे, फिर हम माइंड मैप्स करेंगे एंड देन PYQ. बट ऐसा नहीं होगा कि पहले हम पूरी NCERT करेंगे, फिर माइंड मैप करेंगे, फिर उसके ऊपर कलेक्टिवली PYQ सॉल्व करेंगे. नो, वी विल प्रोसीड इट साइमल्टेनियसली. हम साइमल्टेनियसली करेंगे. जैसे आपने क्लास 12 में एक प्रोसेस पढ़ रखा है, डिकम्पोजिशन. क्या वो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है कि साइमल्टेनियसली होता है? साइमल्टेनियसली होता है ना, राइट? तो हम इस चैप्टर को भी साइमल्टेनियसली करेंगे. लाइक हमने NCERT से एक टॉपिक उठाया, उसे करा, फिर उसको माइंड मैप के थ्रू रिवाइज किया एंड देन उसके ऊपर PYQ किया. ऐसे हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को पूरा रैप अप करेंगे, देन हम अगले टॉपिक पे जाएंगे. इस अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंसेप्ट, NCERT और एग्जाम क्वेश्चंस तीनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे. इससे रिवीजन भी इजी होगी और कंसेप्ट भी लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ. व्हाई डू वी ब्रीथ? मोस्टली आप लोग बोलोगे ऑक्सीजन लेने के लिए. यस, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दैट्स ओनली हाफ द स्टोरी. देखो हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल हैं और हर सेल को कॉन्टिन्यूसली एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो अपना काम कर सके. चाहे मसल्स को कंट्रैक्ट करवाना हो, ब्रेन को फंक्शन करवाना हो, हार्ट को कॉन्टिन्यूसली बीट करवाना हो. बट क्वेश्चन ये है, एनर्जी आती कहाँ से है? देखो ये एनर्जी हमारी बॉडी में फूड ऑक्सीडेशन से बनती है. जो फूड हम खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है और उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लूकोज लेता हूँ और उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है. आपने सुबह खाना खाया होगा, उसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा. तो हमने ग्लूकोज को क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई, हमें क्या मिला, हमें एनर्जी मिली. यही NCERT लिख रही है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली टू ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड टू डिराइव एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ यूज होती है? आपके सेल जो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसमें यूज होती है. और इस रिएक्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, आल्सो वाटर भी निकलता है. ठीक है, तो ये जो आपकी रिएक्शन है, यहाँ आपका जो शुरू में फूड ऑक्सीडेशन हमने करवाया जिससे एनर्जी रिलीज हुई एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाय प्रोडक्ट निकला. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाय प्रोडक्ट निकल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा अगर आपने इसको रिलीज नहीं करवाया. इसलिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसे बॉडी से रिलीज करना होता है. ठीक है, तो ये जो सारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं. कैटाबोलिक क्या होता है? देखो कैटाबोलिक जानने के लिए आपको दो टर्म पता होनी चाहिए, एक एनाबोलिज्म और एक कैटाबोलिज्म. तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म एक मेटाबोलिज्म की टाइप है. एनाबोलिज्म होता है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, उस रिएक्शन को हम एनाबोलिक रिएक्शन बोल देते हैं. प्रोसेस को हम एनाबोलिज्म बोल देते हैं. और कैटाबोलिज्म, अगर आपकी बॉडी में कुछ ब्रेक डाउन हो रहा हो, जैसे यहाँ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा था एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो रिएक्शन हो गई कैटाबोलिक रिएक्शन और प्रोसेस हो गया कैटाबोलिज्म. तो कैटाबोलिज्म अगर कुछ टूट रहा है, एनाबोलिज्म अगर कुछ बन रहा है. तो ये दो टाइप है आपकी किसकी, मेटाबॉलिज्म की. समझ आया क्यों कैटाबोलिक रिएक्शन बोल रहे हैं? अब इस रिएक्शन में आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देनी पड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्टिन्यूस रिमूवल हो रहा है, कॉन्टिन्यूस रिलीज आउट हो रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये आपकी NCERT लिखती है कि it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. ठीक है, और ये जो प्रोसेस है आपका एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, कॉमनली नोन एज रिस्पायरेशन. आपकी NCERT तो बोलती है ब्रीथिंग ही रिस्पायरेशन है, बट ऐसा है नहीं. देखो ना, अगर तुम इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ जो तुम ऑक्सीजन एयर से ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से छोड़ रहे हो, ये तो इंडिविजुअली ब्रीदिंग है.
ये तो आपकी ब्रीदिंग के प्रोसेस है इंडिविजुअली, ठीक है, कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। मैंने लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से ऑक्सीजन लेना, बॉडी से छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड, वही ब्रीदिंग है, जिसमें इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इनहलेशन, एक्सलेशन आ जाता है। इंस्पायरेशन ही इनहलेशन है, दैट इज प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ऑक्सीजन इनटू द लंग्स फ्रॉम द आउटसाइड। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ ऑक्सीजन ले रहे हो आउटसाइड टू लंग, वो आपकी इनहलेशन होगी, मेडिकल टर्म इंस्पायरेशन। एक्सलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग टू द आउटसाइड। आप लंग से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर फेंक रहे हो, उसको आप एक्सलेशन बोल देते हो, मेडिकल टर्म एक्सपायरेशन। तो ये जो है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये तो ब्रीदिंग है, इंडिविजुअल प्रोसेस, ठीक है। बट अगर मैं होल रिएक्शन की बात करूं, ये जो मैंने होल रिएक्शन लिखी है, ठीक है, ये कि फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये रिस्पायरेशन है। ये क्या है, ये रिस्पायरेशन है। तो यहां से तुम्हें पता चल रहा है कि जो ब्रीदिंग है ना, ये जो ब्रीदिंग है, ये आपका रिस्पायरेशन का पार्ट तो है, बट रिस्पायरेशन नहीं है। तो ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, बट इटसेल्फ ब्रीदिंग इज नॉट रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सलेशन हो रही है, बट रिस्पायरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी अब आपको इतना तो पता चल गया कि बॉडी को दो काम कॉन्टिन्यूसली करने पड़ते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लाना, एंड सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। और एटमॉस्फेयर और सेल्स के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इस एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग कहते हैं। आपने कितनी चीज़ें पढ़ ली, आपने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ लिया, आपने ब्रीदिंग वर्सेस रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ लिया, एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। देखो, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स मैं लास्ट में करवाऊंगा, इस पे 2026 पे भी सवाल आया है, तो लास्ट तक बने रहना, हम लास्ट में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स करेंगे। अब हम करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो शुरू करते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखो, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में मैंने दो हिस्सों में आपको करवाना है। एक रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जो कि एक पैसेज है बाय विच एयर एंटर्स इनटू द लंग, और दूसरा हिस्सा है आपके पास लंग्स, जो कि एक मेन ऑर्गन है गैसेस एक्सचेंज का। क्या बताया मैंने, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम दो हिस्सों में करना हमने। सबसे पहला हिस्सा है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ए पैसेज बाय विच एयर एंटर्स इनटू द लंग, और दूसरा हिस्सा आपके पास लंग्स, जिसको हम वास्कुलराइज्ड बैग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। तो देखो, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आपका शुरू होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रल पेयर से। ये देखो, एक्सटर्नल नोस्ट्रल पेयर से, यहाँ से तुम क्या लेते हो, यहाँ से आप हवा अंदर लेते हो। ये आपकी ओपनिंग है जस्ट अबव द एंड ऑफ द अपर लिप। एक्सटर्नल नोस्ट्रल पेयर से हवा जाती है आपकी नेजल चैम्बर में वाया नेजल पैसेज। तो फ्लो कैसे बनेगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रल पेयर से वो जाती है नेजल पैसेज में, फिर नेजल चैम्बर में। अब नेजल चैम्बर के तीन काम होते हैं, कंडीशनिंग करना, ह्यूमिडिफिकेशन करना, फिल्ट्रेशन करना। देखो, इसका जो नेजल चैम्बर है ना, इसका जो पहला हिस्सा होता है, शुरुआत का हिस्सा, इनिशियल स्पेस, उसको आप वेस्टिब्यूल बोलते हो। क्या बोलते हो, वेस्टिब्यूल, जिसके पास होते हैं हेयर्स, जो किस में मदद करते हैं, जो आपकी फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। सेकंड हिस्सा इसके पास होता है रिस्पायरेटरी रीजन, जिसके पास होते हैं नेजल कॉन्के, जो मदद करते हैं आपके कंडीशनिंग करने में एंड ह्यूमिडिफिकेशन करने में। एंड द लास्ट हिस्सा, दैट इज ऑल्फैक्टरी रीजन, जिसके पास ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन होती है, सेंसरी मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपकी स्मेल परसीव करने में मदद करती है। फिर ये नेजल चैम्बर से होता, नेजल चैम्बर से ये कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है, इंटरनल नेज से होता हुआ। इंटरनल नेज का जिक्र आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो पाथवे कैसे बनेगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रल पेयर, देन नेजल पैसेज, देन नेजल चैम्बर, देन इंटरनल नेज से होता हुआ फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। लेट मी ड्रॉ इट हियर, कि आपने नेजल कैविटी से ली हवा। अब हवा आप सिर्फ और सिर्फ नेजल कैविटी से तो लेते नहीं हो, आप कहाँ से ले लेते हो, बक्कल कैविटी से भी ले लेते हो। तो यहाँ मैंने बना दिया इसे बक्कल कैविटी, जहाँ से आपने एयर भी ली और फूड भी लिया। तो ये क्या है, दिस इज नेजल कैविटी, और ये क्या है, ये आपकी बक्कल कैविटी, ठीक है। ये दोनों जाके खुलते हैं आपके कॉमन पैसेज में, जिस पैसेज का नाम होता है फेरिंग्स। इस फेरिंग्स के तीन हिस्से होते हैं, सबसे पहला हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा,
फिर आपका तीसरा हिस्सा। तो जो पहला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एयर होती है। फिर आपके पास है ओरोफेरिंग्स, जिसमें आपके पास एयर के साथ साथ फूड भी है। फिर लास्ट हिस्सा जो बचा उसको आप बोलते हो लैरेंजियोफेरिंग्स। लैरेंजियोफेरिंग्स। हवा ली आपने नेजल कैविटी से, जो कि नेजल पैसेज से होता हुआ नेजल चैम्बर में पहुंचा, जो कि एक कॉमन पैसेज में जाके खोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, फेरिंग्स बोलते हो, जिसमें एयर और फूड दोनों होता है, दैट इज ओरोफेरिंग्स। ठीक है। एंड अब ये जो फेरिंग्स है ये आपका खुलता है ट्रैकिया में वाया लैरिंग्स। तो ये बनाया मैंने लैरिंग्स, ये लैरिंग्स बनाता है आगे ट्रैकिया। तो ये जो है इसको आप लैरिंग्स बोलते हो। लैरिंग्स क्या है, एक साउंड बॉक्स है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, जो कि 9 कार्टिलेज से मिलकर बनता है, जो कि 3 पेड़ होते हैं, 3 अनपेड होते हैं। इनके पास 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं। एक पेयर जो होता है वो ट्रू होता है, और जो सेकंड पेयर होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। ये पता चला लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, जिसको आप साउंड बॉक्स भी बोलते हो। साउंड प्रोडक्शन में ये मदद करता है। 9 कार्टिलेज से मिलकर ये बनता है। 3 पेयर होते हैं, 3 अनपेड होते हैं, 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड होते हैं, एक पेयर ट्रू होता है, एक पेयर फॉल्स होता है। डिटेल में लैरिंग्स हम तब करेंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी तब करेंगे, जब हमारा इस ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ एनसीईआरटी का सीजन 2 आएगा, जिसमें हम डिटेल में इस चैप्टर को करेंगे, बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे और 3D में भी हम देखेंगे। सो अब ये जो फेरिंग्स है ये खुल तो रहे ट्रैकिया में वाया लैरिंग्स, बट अब लैरिंग्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखो, तो ये जो लैरिंग्स है, ये जो मैंने यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा लैरिंग्स, तो ये जो आपका ये लैरिंग्स है, इस लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है इसको आप बोलते हो ग्लोटिस। इस ग्लोटिस के ऊपर आपके पास ऐसे थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो ये जो एपिग्लोटिस जो है, ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये आपका प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को इनटू द वेंट पाइप, क्योंकि यहाँ से आपके पास फूड भी आ रही है, एयर भी आ रहा है। तो फूड बाई चांस यहाँ ना चल जाए, तो इसके पास क्या होता है एपिग्लोटिस होता है लैरिंग्स के पास, जो कि एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो आपकी फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। फूड कहाँ जाता है, फूड यहाँ जाता है, डोर्सल पोर में जाता है। ये डोर्सल पोर कौन सा है हमारा, गलत, जो कि किस में जाके खुलता है, ईसोफेगस में। तो अगर तुमसे कोई पूछे वेंट्रल पोर कौन सा है और डोर्सल पोर कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे। तो देखो, वेंट्रल पोर कौन सा है, वेंट्रल पोर आपका ग्लोटिस है। डोर्सल पीछे की तरफ कौन सा पोर है, पीछे की तरफ आपके पास गलत है। तो डोर्सल पोर कौन सा हुआ, डोर्सल पोर आपके पास हुआ गलत। एंड वेंट्रल पोर को क्या हुआ आपके पास, ग्लोटिस। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आगे की तरफ आपके पास ग्लोटिस है, पीछे की तरफ आपके पास गलत है। ठीक है, इतना सबको समझ आया। तो देखो यहाँ तक आपने क्या क्या पढ़ लिया। आपने हवा ली एक्सटर्नल नोस्ट्रल पेयर से, जो नेजल पैसेज से होता हुआ कहाँ पहुंची, नेजल चैम्बर में पहुंची, जिसके 3 काम है, फिल्ट्रेशन करना, कंडीशनिंग करना, ह्यूमिडिफिकेशन करना। फिर नेजल चैम्बर से हवा इंटरनल नेरिस से होते हुए फेरिंग्स में पहुंची, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, जिसके 3 हिस्से होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। फिर फेरिंग्स से ये जाती है ट्रैकिया में वाया लैरिंग्स। लैरिंग्स 9 कार्टिलेज से मिलकर बनता है, जिसमें 3 अनपेड होते हैं, 3 पेयर होते हैं। इसके पास 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड होते हैं, एक पेयर फॉल्स होता है, एक पेयर ट्रू होता है। डिटेल में हम इसको सीजन 2 में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये आपका लैरिंग्स है, जो ट्रैकिया में खुलता है जाके। तो लैरिंग्स की ओपनिंग को हम ग्लोटिस बोलते हैं, और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, जो कि थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसको आप एपिग्लोटिस बोलते हो। पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे आपके पास गलेट होती है, जो आपकी ईसोफेगस में जाके खुलती है। तो ये आ गया अब आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, एक्सटेंड अप टू द मिड थोरेसिक वर्टिब्रा। कि अब देखो, ये आपका ऐसे लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स ऐसे खुला ट्रैकिया में।
अब ये ट्रैकिया कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी आपकी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक, ये देखो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक ये जाएगी, फिर आगे जाके ये ऐसे डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होके ये कहाँ चली जाएगी, ऐसे लंग्स में चली जाएगी, ठीक है। ये बीच की स्पेस को जो हम बोलते हैं मेडिएस्टर्नम, यहाँ आपके पास ऐसे एक डायाफ्राम होता है, ठीक है, और यहाँ ना यहाँ से दिखाता रुको, तो ये आपके पास ऐसे आ गया लैरिंक्स, जो कि आपका ऐसे खुला ट्रैकियम है, ये यहाँ से डिवाइड होगी, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ आपका एक फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होगा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा से ये क्या हो जाती है, ऐसे डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होके ये कहाँ चली जाती है, आपके ऐसे लंग्स में चले जाती है। अब लंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसकी कवरिंग भी होगी, तो आपकी ये डबल लेयर होता है, तो ऐसे डबल लेयर होता है, तो इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है उसको आप विजुअल प्लूरा बोलते हो, बाहर वाली लेयर को आप पार्इटल प्लूरा बोलते हो। बीच जो स्पेस बची है, इस स्पेस में आपके पास क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, तो पार्इटल प्लूरा, विजुअल प्लूरा, बीच में जो स्पेस है उसको आप क्या बोलते हो, प्लूरल कैविटी बोलते हो, जिसके पास प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करवाता है एंड शॉक ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करता है। बीच की स्पेस जो खाली बची है दो लंग्स के बीच में, उसको आप मेडिएस्टर्नम बोलते हो। जो लेफ्ट लंग है आपका, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट लंग में आपका एक कार्डिक नोच होता है जहां आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक छोटा सा नोच होता है जिसको आप कार्डिक नोच बोलते हो, जहां आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। एंड लंग्स के नीचे आपके पास डायाफ्राम होता है जो कि फ्रेनिक मसल होती है, जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे तब हम इसका काफ़ी रोल देखेंगे। और यहाँ एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको आप थाइमस बोलते हो, ठीक है, इतना समझ आया। तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है टू द मिड थोरैसिक वर्टिब्रा, ये लैरिंक्स था, जो ट्रैकिया है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में जाके डिवाइड कर गया एंड लंग्स के अंदर चला गया। तब डिवीजन कैसे होती है वो देखो, तो डिवीजन आपकी होती है, लेट मी राइट इट हियर, देखो कैसे ये डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास ऐसे ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया से सबसे पहले आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, क्या आता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आता है आपके पास सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आपके पास आता है टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर आपके पास आता है टर्मिनल ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन लोबुलर ब्रोंक्यूल्स, then terminal bronchioles, then respiratory bronchioles, then alveolar duct, then finally alveoli, ठीक है। तो ऐसे क्या है, आपका एक डिवीजन होती है कि ट्रैकिया आपका जब फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ऐसे डिवाइड करता है, तो सबसे पहले बनता है प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, देन टर्मिनल ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। ऐसे आपकी क्या होती है, ट्रैकिया की डिवीजन होती है। तो देखो जो सी शेप रिंग है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, तो सी शेप रिंग आपकी प्रेजेंट होती है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी सी शेप रिंग्स प्रेजेंट होती है, सी शेप्ड रिंग्स, सी शेप्ड रिंग्स जो कि कार्टिलेजिनस होती हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपकी क्या होती है, सी शेप्ड रिंग्स होती है, 16 से 20 होती है, जो एब्सेंट होती है डोर्सल साइड ऑफ द ट्रैकिया पे। अब ये क्यों डोर्सल साइड ऑफ द ट्रैकिया पे ये क्यों एब्सेंट होती है, ऐसे कंप्लीट क्यों नहीं होती, तो ये एब्सेंट इसीलिए होती है टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ट्रैकिया के बारे में पता चल गया। ट्रैकिया क्या है,
एक विंड पाइप है एक्सटेंडेड अप द मिड थोरेसिक कैविटी, जो कि लाइन करती है आपकी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएट्स एपिथेलियम से। सीरोम्यूकस ग्लैंड होते हैं इसके बाद 16 से 20 सी शेप कार्टिलेजिनल रिंग्स होते हैं जो कि नीचे ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती हैं, जो एब्सेंट होती है डोर्सल साइड ऑफ द ट्रैकिया में, ताकि वो प्रिवेंट कर सके कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। ट्रैकिया बाइफरकेट करती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। इतना सबको समझ आ गया। अब देखो यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। देखो उसके बाद तो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल शुरू हो गए, यानी कि ट्रैकिया से लेके प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडक्टिंग जोन है, कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ गैस एयर की क्या हो रही है, कंडक्शन हो रही है। तो इसको आप क्या बोलते हो, कंडक्टिंग जोन बोलते हो। यानी कि यहां कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा गैसेस का, नो एक्सचेंज। और जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये है आपका रिस्पिरेटरी जोन, जहां क्या हो रहा है, जहां आपकी एक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक सिर्फ और सिर्फ हवा जो है वो ट्रैवल कर रही है, वो कंडक्टिंग जोन है जहां कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैस का। फिर जो लास्ट हिस्से हैं लाइक रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, जहां आपका एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, एक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, उसको आप रिस्पिरेटरी जोन बोलते हो। तो कंडक्टिंग जोन सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करवा रहा है एयर की, ह्यूमिडिफिकेशन करवा रहा है, फिल्ट्रेशन करवा रहा है। ठीक है, एंड रिस्पिरेटरी जोन में आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। तो देखो कंडक्टिंग जोन में अगर एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन हो रही है, तो यहाँ कौन सी एपिथेलियम होगी, यहाँ आपकी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी। कौन सी होगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वेयर रिस्पिरेटरी जोन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, यानी कि क्या होनी चाहिए आपकी, थिन वॉल होनी चाहिए। तो यहाँ कौन सी होगी, स्क्वैमस एपिथेलियम होगी। ठीक है, क्या होगी, स्क्वैमस एपिथेलियम होगी। और ट्रैकिया में तो हमें पता ही है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। और ट्रैकिया कौन सी होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। इतना सबको समझ आ गया, यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो ट्रैकिया यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ट्रैकिया जो है वो आपका बाइफरकेट करता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू प्राइमरी राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, देन टर्मिनल ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, लोबुलर ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई क्या है, ये आपका रिस्पिरेटरी रीजन है, और ऊपर जो कुछ भी है वो सारा का सारा आपका कंडक्टिंग रीजन है। 16 से 20 सी शेप रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो कि आपकी डोर्सल साइड ऑफ द ट्रैकिया पे क्या रहती हैं, एब्सेंट रहती है। क्यों एब्सेंट रहती हैं, ताकि कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया को प्रिवेंट कर सके ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो। देखो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेते हैं। तो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप, इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज। यही बताया था मैंने कि आपके पास क्या है, एक्सटर्नल पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स है, एक्सटर्नल पेयर्स ऑफ नोस्ट्रल्स हैं जो आपके खुलते हैं नेजल चैम्बर में वाया नेजल पैसेज। तो पहले नेजल पैसेज आएगा, देन आपके पास क्या आएगा, नेजल चैम्बर आएगा। इस नेजल चैम्बर के 3 काम होते थे। कौन से 3 काम होते थे, ह्यूमिडिफिकेशन करना, कंडीशनिंग करना एंड फिल्ट्रेशन करना। ठीक, फिर आगे देखो, द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। नेजल चैम्बर किस में खुल रहा है, आपका फेरिंग्स में खुल रहा है। देखो यहाँ इंटरनल एरिस की कोई बात नहीं की है। ठीक है, वो सीधा बोल रहा है नेजल चैम्बर किस में खुला, फेरिंग्स में खुला, जो कि एक पोर्शन है विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जिसके 3 हिस्से होते हैं, मैंने आपको बताया है, ओरोफेरिंक्स,
नेजोफेरिंक्स एंड लारिंजियोफेरिंक्स। अब ये जो फेरिंक्स है ये ओपन करता है आपका ट्रैकिया में थ्रू दी लैरिंग्स। फेरिंक्स आपका ओपन करेगा ट्रैकिया में वाया लैरिंग्स। तो ये लैरिंग्स आ गया, ये ट्रैकिया आ गया। आगे बढ़ो, आगे बोल रहे हैं लैरिंग्स इज द कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस इज नोन एज साउंड बॉक्स। कितने कार्टिलेजिनस से ये मिलकर बनता है? 9 कार्टिलेज से मिलकर ये बनता है। 3 पेड़ होते हैं, 3 अनपेड होते हैं। फिर बोल रहे हैं ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको आप एपिग्लोटिस बोलते हो। तो ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस जनरली मान लो ये आपका अगर लैरिंग्स है तो लैरिंग्स की ये जो ओपनिंग है इसी को ही आप क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हो, जिसके ऊपर एक आपके पास थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको आप एपिग्लोटिस बोलते हो। तो ये बोल रहे हैं जब आप खाना खाते हो तो ये ग्लोटिस जो है वो अपने आप को ढक लेता है किससे? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से, जिसको आप एपिग्लोटिस बोलते हो, ताकि प्रिवेंट हो सके एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स। फिर ट्रैकिया शुरू हो जाता है। तो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया आपका straight tube extended up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into the right and left primary bronchi। कि एक ऐसे straight tube है जो कि fifth thoracic vertebra तक जाएगी, फिर ये left and right primary bronchi में डिवाइड हो जाएगी, फिर आगे further repeated divisions होंगे जो lungs को comprise करेंगी। Each bronchi undergoes repeated division। अब ये repeated division कौन सी है? वही initial bronchiole, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi। ठीक है, ये जो डिवीजन हो रही है वो बोल रहे हैं ये, ठीक है। टू फॉर्म दिस secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles। The tracheae, ये लाइन पढ़ना, ये लाइन पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है कि the tracheae, primary, secondary and tertiary bronchi and the initial bronchioles। देखो initial bronchioles तक आपके पास क्या है? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो कि इनकम्प्लीट होती है डोर्सल साइड से, ताकि वो क्या कर सके? कोलैप्स को प्रिवेंट कर सके ड्यूरिंग द एक्सलेशन। तो कहाँ तक इन्होंने बोला है? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक बोला है। तो हमने भी यहाँ तक की लिखा है, देखो कि हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल तक हमारे पास क्या है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। 16 से 20 होते हैं। कितने होते हैं? ये भी लिख लो, 16 से 20 होते हैं, ठीक है। फिर आगे वो एल्वेलाई के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ना है। एल्वेलाई एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। ये देखो ऐसे एल्वेलाई है जो भी वास्कुलराइज्ड बैग की तरह दिख रहे हैं आपको। ये आपके थिन होते हैं, इरेगुलर वोल्ड होते हैं, याद रखना है, ठीक है। एंड यही जो आपके ब्रांचिंग है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई, वो आपके क्या बना रहे हैं? लंग्स बना रहे हैं। कि ये जो आपका ब्रांचिंग नेटवर्क है किसका? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई का, यही आपका लंग्स बना रहे हैं। तो लंग्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि ये डबल लेयर्ड होते हैं। जो बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली जो लेयर है इसको प्राइटल प्लूरा बोलोगे, अंदर वाली लेयर को विजुअल प्लूरा बोलोगे, बीच में जो है वो आपका क्या है? प्लूरल कैविटी है जिसके पास प्लूरल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन रिड्यूस करवाता है और शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करता है। ये भी लिख लो, शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करता है। तो ये जो बीच की स्पेस है इसको आप मेडिएस्टिनम बोलते हो। ये जो आपने बनाया है ये डायफ्राम में लिखा हुआ है। एंड ये जो आपको नोच दिख रही है, इस नोच को आप क्या बोलते हो? कार्डियक नोच बोलते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ यहां तक ही पढ़ा है। सो देखो एल्वेलाई क्या है? एल्वेलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? लंग्स की, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। थिन होते हैं, इरेगुलर वोल्ड होते हैं, वास्कुलराइज्ड बैग होते हैं। एनसीईआरटी ने देखो डायग्राम में दिखा रखा है। दिस इज लुकिंग लाइक अ वास्कुलराइज्ड बैग। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाएगा, बट देख लो। तो ये मैंने एल्वेलाई बनाया है। एल्वेलाई के पास ना 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं, एक टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स है वो कुछ नहीं है, वो आपके स्क्वेमस एपिथेलियम है, क्योंकि गैसेस की एक्सचेंज होना है यहाँ। तो एक पतली आपको टिश्यू चाहिए, यहाँ पतली मेम्ब्रेन चाहिए, तो हम वहाँ क्या लगा देते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम लगा देते हैं। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हमारे पास एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथेलियम। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आपके पास लैसिथिन। पता है ये फॉस्फोलिपिड होती है एक तरह की। तो लैसिथिन आपका एक सर्फेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। लैसिथिन आपका सर्फेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। ये आपका 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में ये बनता है। तो देखो अगर किसी का प्री मेच्योर बर्थ हुआ, यानी कि 7th मंथ से पहले अगर किसी बच्चे का बर्थ हो गया,
और कोई स्मोक करता है तो उसमें जो है लेसिथिन जो है प्रॉपर नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से एल्विलाई जो है वो कोलैप्स कर जाती है। तो उस बीमारी को हम बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। तो व्हाट इज एटेलेक्टेसिस? एटेलेक्टेसिस है जब कोलैप्स ऑफ एल्विलाई ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेसिथिन, जो जिसके 3 कारण हो सकते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ, क्योंकि ये 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में बनता है, और स्मोकिंग की वजह से भी आपका लेसिथिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो लेसिथिन एक सर्फेक्टेंट की तरह बिहेव करता है, 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन में ये बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपका प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ एल्विलाई ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये एल्विलाई हो गया जिसके पास स्क्वैमस एपिथेलियम है, एंड ये आपके पास न्यूमोसाइट्स लेसिथिन है, ठीक है। फिर आपके पास मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स किससे लाइंड होती है, उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, एंड इन दोनों के बीच आपका क्या होना है, एक्सचेंज ऑफ गैस होना है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको आप क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोल देते हो। तो जो क्या क्या कंटेन कर रहा है, एक तो आपके पास ये एल्वियोलर स्क्वैमस एपिथेलियम, देन ये बेसमेंट सब्सटेंस, बीच में क्या होगा, बेसमेंट सब्सटेंस, देन एंडोथेलियम। तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहे हैं, जिसको आप डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हो। और ये सब तो मैंने पढ़ा ही दिया है। दिस इज ट्रैकिया, दिस इज लंग्स, जिसका आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है जो थोरेसिक लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है जो लंग सरफेस के साथ कनेक्ट है। तो आउटर वाली पैराइटल प्लूरा, इनर वाली विजुअल प्लूरा, बीच में आपके पास प्लूरल कैविटी है। ये सब मैंने आपको बता दिया है, मेडिस्टम, डायाफ्राम, प्लूरल स्पेस के पास प्लूरल फ्लूइड है जो रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन को। अब देखो, लंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो ये आगे की तरफ किससे प्रोटेक्ट है, आगे की तरफ सबको पता है क्या है, एक स्टर्नम है आपके पास, डैगर लाइक बोन, तो स्टर्नम है। पीछे की तरफ कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, एंड लेटरल साइड पे आपके पास रिब्स है, एंड पोस्टीरियर साइड पे नीचे की तरफ आपके पास क्या है, डायाफ्राम है। देखो नीचे की तरफ आपके पास डायाफ्राम है, लेटरल साइड पे आपके पास रिब्स हैं, और पीछे की तरफ आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, आगे की तरफ यहाँ स्टर्नम होती है, एंड ऊपर की तरफ आपके पास क्लैविकल बोन होती है। क्या होती है, क्लैविकल बोन होती है, नेक होता है। तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक थोरेसिक चैम्बर बना रहे हैं, जिसको थोरेसिक केज बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन दे रहा है लंग्स को, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया। तो जो बचा है एनसीईआरटी से पोर्शन उसको रीड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया है। The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. देखो ये लिखा हुआ है, outer pleural membrane is in contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. आगे देखो क्या बोल रहे हैं, the part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. क्या बोल रहे हैं, external nostril से लेके टर्मिनल ब्रोंक्योल्स तक क्या है, आपका कंडक्टिंग पार्ट है। आगे देखो, वेयर एज द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रिस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो बोल रहे हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्योल्स तक तो आपका कंडक्टिंग पार्ट है, बट ये जो आपका एल्वेलाई है, साथ में उसके साथ जो डक्ट्स हैं, वो क्या बना रही हैं, वो आपकी रिस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बना रही हैं। रिस्पिरेटरी पार्ट, जिसको आप एक्सचेंज पार्ट भी बोलते हो। The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli and clears it from foreign particles, यानी कि क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ह्यूमिडिफाई यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि कंडीशनिंग भी कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कितने काम बताए कंडक्टिंग पार्ट के, ह्यूमिडिफिकेशन करना, फिल्ट्रेशन करना एंड कंडीशनिंग करना, तीनों मैंने पहले ही बता दिए आपको। एक्सचेंज पार्ट देखो, exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and the atmospheric air। तो ये जो respiratory part है, इसी में ही आपका क्या हो रहा है, actual exchange of gas हो रहा है by diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air। आगे क्या बोल रहे हैं, जो lungs है are situated in thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber। तो thoracic chamber is formed dorsally by a vertebral column, ventrally by sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs
पल्मोनरी कैविटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस बनता है कि कैसे आप जो है इनहेल करते हो, कैसे आप एक्सहेल करते हो। ब्रीथिंग के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप है। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं चेंज इन थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम विल रिफ्लेक्ट द चेंज इन पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम। अगर तुम कुछ भी चेंज लेके आ रहे हो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में, तो वो पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में भी चेंज लेके आएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। ये मैंने पहले बता दिया, हैज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम, क्योंकि तुम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को तो अल्टर नहीं कर सकते, तुम थोरेसिक वॉल्यूम को अल्टर कर सकते हो ताकि वो पल्मोनरी कैविटी को जाके अल्टर करे एंड देन आप ब्रीथ कर सको। तो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। रिस्पायरेशन के 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इन 5 स्टेप्स को देखो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो देखो इससे समझाने के लिए ना मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। लेट मी चेक इट एयर, इधर है कि नहीं है। एक्चुअल में तो ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, बट मेरा हैंड रिटन चाहिए। चलो यहाँ बना लेते हैं। तो देखो पहला स्टेप, मैं ना स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे इसको। तो देखो मान लो ये मेरे पास क्या है, एल्वियोलाई है, ये ब्लड वेसल है, दिस इज योर ब्लड वेसल, एंड नीचे आपके क्या है, टिश्यूज। ये क्या है, ये आपके टिश्यूज, टिश्यूज, ब्लड वेसल, एंड दिस इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो देखो सबसे पहला स्टेप है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन। सबसे पहला स्टेप पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे आप एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई के अंदर लेके जाओगे। दैट इज ऑक्सीजन आपने एल्वियोलाई के अंदर ले लिया। फिर ये ऑक्सीजन आप एल्वियोलाई से कहाँ लोगे, ब्लड वेसल में लोगे। दिस इज योर सेकंड स्टेप। तो ये जो ऑक्सीजन आपने ब्लड वेसल में लिया, दिस इज योर सेकंड स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैस across alveolar membrane। सबसे पहला स्टेप क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, ऑक्सीजन पहुंचा आपका लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर, ये एल्वियोलाई से आपके डिफ्यूजन हुआ गैस का अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड वेसल। दिस इज योर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, ये जो आपका ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर आया है, ये ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू। तो ये ऐसे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, टिश्यूज के पास गया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, एंड नाउ ये ऑक्सीजन जो आपका यहाँ तक आया है, अब ये कहाँ जाएगा, टिश्यूज में जाएगा। तो दिस इज योर फोर्थ स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैस from blood to the tissue, from blood to tissues। फिर टिश्यू से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल में जाएगी, ये ट्रांसपोर्ट होगी ऐसे, फिर यहाँ अगेन डिफ्यूजन होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में पहुंचेगी एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका एल्वियोलाई से एयर में चला जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन, ऑक्सीजन बाहर से अपने लंग्स के अंदर लेके आए, एल्वियोलाई में पहुंची, एल्वियोलाई से फिर वो डिफ्यूजन हुई। सेकंड स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। नाउ ये ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल्स में पहुंच गई, अब इसको नियरेस्ट टिश्यू के पास लेके जाना है जिसको नीड है। तो ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का इन दी ब्लड, देन फिर ऑक्सीजन से कहाँ जाएगी, वो टिश्यूज में जाएगी, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू, फोर्थ स्टेप।
एंड ये जो फिर टिश्यूज हैं जिसके पास ऑक्सीजन पहुंची पहुंची है, ये जो सेल हैं ये ऑक्सीजन की क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। ऑक्सीजन की यूटिलाइज करके कुछ भी करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेंगे और क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, यानी कि ऑक्सीजन की यूटिलाइज करके फूड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था। और फूड की ऑक्सीडेशन होने से आपका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, बाय प्रोडक्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऐसे टिश्यू से निकलेगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर ये अल्वेलाई में जाएगा, अल्वेलाई से ये बाहर चला जाएगा। तो ये टोटल आपके 5 स्टेप हो गए। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड ये जो लिखा है दिस इज योर फिफ्थ स्टेप। देखो अब आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। पहला स्टेप, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। सेकंड स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। कि ये आपकी एल्वियोलाई थी, ये आपकी ब्लड वेसल्स थी और ये आपके ऐसे टिश्यूज थे, तो यहाँ से ऑक्सीजन आपकी ब्लड वेसल में गई। दिस इज योर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय द ब्लड। अब यहाँ से गैस से ब्लड में गैस ऐसे ट्रांसपोर्ट करेगी, टिश्यूज के पास पहुंचेगी। That is your third step. And fourth step, diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and tissue. अब blood और tissues के बीच आपका ये diffusion होगा. This is your fourth step. And fifth step, utilization of oxygen by the cell for catabolic reaction and resultant release of carbon dioxide. सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं वैसे इस फिफ्थ स्टेप को, जो हम ये फिफ्थ स्टेप हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये हम सेलुलर रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे चैप्टर 12 में। तो ये 5 स्टेप सबको क्लियर हुए। सबसे पहले आपने ऐसे हवा अंदर ली, डेट इज ऑक्सीजन अंदर लेना, फर्स्ट स्टेप। फिर ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड वेसल में गई, सेकंड स्टेप। ब्लड वेसल से टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट हुई, थर्ड स्टेप। फिर ब्लड से कहाँ गई, टिश्यूज के पास गई, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ आपका कैटाबॉलिक रिएक्शंस में उन्होंने यूज कर लिया, जिसमें बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जाएगी, ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होगी, जैसे बिल्कुल ऑक्सीजन है वैसे वैसे ये बाहर चली जाएगी। तो ये आपका रिस्पायरेशन के स्टेप्स होते हैं। तो देखो अभी हमने जितना कर लिया है उसके ऊपर कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। उससे पहले ना हम एक टॉपिक कर लेते हैं जो हमने ऊपर छोड़ा था, दैट इज रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो देखो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हर एक ऑर्गेनिज्म कैसे ब्रीथ कर रहा है वो उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे स्पॉन्जेस हो गए, आपके सीलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म्स हो गए, ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। यानी कि अपनी पूरी बॉडी सरफेस से बाय सिंपल डिफ्यूजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करते हैं। अगला अर्थवॉर्म use their moist cuticle and insect have a network of tubes जिसको आप tracheal tubes बोलते हो to transport atmospheric air within the body. Special vascularized structures called gill, तो special vascularized structure called gills जिसको आप brachial respiration बोलते हैं are used by the most of the aquatic arthropods and mollusks where vascularized bags called lungs. Pulmonary respiration are used by the terrestrial forms of for the exchange of gases. Among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, and birds, mammals respire through the lungs. Amphibians like frogs can respire through the moist skin, जिसको cutaneous respiration बोलते हैं। यहाँ से देखो कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स डिपेंड करते हैं ऑन दी हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, जैसे कि आपके पास स्पंजिस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म्स हो गए। ये बॉडी सरफेस के वाया क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। एंड अर्थवॉर्म और फ्रॉग ये क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करते हैं। इंसेक्ट्स आपके ट्रेकियल रिस्पायरेशन करते हैं। एक्वेटिक अर्थ्रोपोड, मोलस्क, फिशेस, इनके पास क्या होती है, ब्रेकियल रिस्पायरेशन होती है, इनके वाया गिल्स करते हैं। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन क्या होता है, वाया स्किन कर रहे हैं। अर्थवॉर्म और फ्रॉग स्किन से आपका क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन कर रहे हैं, दैट इज क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। एंड रिप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स पल्मोनरी रिस्पायरेशन कर रहे हैं। पल्मोनरी यानी कि लंग्स, जहां भी वर्ड पल्मोनरी आ गए यानी कि वहां लंग्स होंगे, जिसका वास्कुलराइज्ड बैग बोलते हो। और बर्ड्स के पास लंग्स प्लस एयर सैक होते हैं। बर्ड्स एयर सैक जो है हेल्प करता है यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो को, हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन आपकी होती है।
तो ये जो आपका एनसीईआरटी का पैराग्राफ था आपका, उसको मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। लोअर इनवर्टिब्रेट स्पंजेस लेटेंट फ्लैटवर्म्स आपके डिफ्यूजन से करते हैं, अर्थवर्म और फ्रॉग वाया स्किन करते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, इंसेक्ट्स आपके ट्रेकियल रिस्पायरेशन करते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मलस्क फिशेस आपके ब्रेकियल रिस्पायरेशन करते हैं, रिप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल आपकी पल्मोनरी रिस्पायरेशन करते हैं। और रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है ना वो एक्वेटिक का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल, ये भी याद रखना। और ये कैसे बाइफिकेशन हुई आपकी, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो अभी तक अब हमने जितना भी पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, इनके ऊपर क्या कर लेते हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला ये 2026 में आपके पास आया था कि आपको वही रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर है। तो देखो मोलस्क आपकी ब्रेकियल रिस्पायरेशन करते हैं। देखो मोलस्का आपके क्या शो करते हैं, ब्रेकियल रिस्पायरेशन। तो ए का तो आ गया आपका सेकंड, ए का सेकंड। तो देखो थर्ड में है, फोर्थ में है, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका चला गया। देन रेप्टाइल्स, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, सॉरी रेप्टाइल्स क्या करते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन करते हैं, बी का क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। एंड अडल्ट एम्फीबियंस आपके करते हैं पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, सी का फोर्थ, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन में गया। एंड अमीबा आपके करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। बिल्कुल आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखो 2026 का, यह अगेन, इन ह्यूमंस रिस्पायरेशन ऑकर्स इन दी फॉलोइंग स्टेप्स। अच्छा, जो हमने 5 स्टेप्स आपके किए हैं, ये देखो ये जो हमने 5 स्टेप्स आपके किए हैं, इसके ऊपर क्या आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया। तो ये आपको एनसीईआरटी की लाइन आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइंस के ऊपर क्या है आपका ये क्वेश्चन है 2026 में, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, आप हवा अंदर लोगे, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले आपके पास क्या आना है, सी आना है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। देन फिर क्या होता है आपका, एल्विलाई से ब्लड में जाता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, दिस इज योर सेकंड स्टेप। देन फिर आपका एल्वियोलर मेम्ब्रेन से ब्लड में गया, देन ब्लड में ही क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा गैस का, तो दिस इज योर थर्ड। देन फिर आपका टिश्यूज में जाता है, तो दिस इज योर फोर्थ। एंड लास्ट में आपकी सेलुलर रिस्पायरेशन हो जाती है। तो सबसे पहले सी, देन बी, देन ई, देन ए, देन लास्ट में डी। तो सी बी ई ए डी, थर्ड ऑप्शन गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गिविंग यू द करेक्ट आंसर। आगे देखो, तो देखो 2023 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले क्या होगी, आपकी पल्मोनरी वेंटिलेशन होगी, सबसे पहले डी आएगा। तो सबसे पहले डी देख लो, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन हुई, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैस हुआ अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, सेकंड आपके पास ये आएगा। फिर डिफ्यूजन एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बाद ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में ही, तीसरा ये आ गया। देन फिर ब्लड एंड टिश्यूज के बीच हो गया, फोर्थ ये आ गया। फिफ्थ आपकी कैटाबोलिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो कंडक्टिंग पार्ट का कौन सा फंक्शन है, देखो तीन ही तो फंक्शन है, ह्यूमिडिफिकेशन करना, कंडीशनिंग करना एंड फिल्ट्रेशन करना। देख लो, तो इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, बिल्कुल सही है, नोट है, तो ये आपका ट्रू है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्राउट टू बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल कंडीशनिंग कर रहा है वो, तो ये भी ट्रू है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ये तो रिस्पायरेटरी रीजन का काम आ गया ना, दिस इज respiratory regions work। अगला है, इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, बिल्कुल फिल्ट्रेशन करना भी किसका काम है, इसी का ही काम है। तो तुमसे इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सा नहीं है फंक्शन, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। तो बाकी सारे आपके उन टॉपिक से है जो हमने अभी किए नहीं। तो अगर आपने ये ऐसे सवाल सॉल्व कर लिए, यानी कि आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। आज हमारा क्या था, सीजन 1 का एपिसोड 1 था, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसका पार्ट 1 आज हमने किया, इंट्रोडक्शन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड 5 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। जब एपिसोड 1 का पार्ट 2 आएगा, तब हम मैकेनिज्म, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में पढ़ेंगे। एंड इन पार्ट 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ग्रास एंड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इस सीजन और इस सीरीज को सीजन 1 इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड है।
NCERT बेस्ड है, हम NCERT से बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ, कई जगह मुझे लग रहा है कि NCERT से बाहर जाना, वहाँ मैं लेके जा रहा हूँ, बट कंप्लीटली हम NCERT ओरिएंटेड ही इसको रख रहे हैं। अब इस सीज़न के बाद जब ये सीज़न कंप्लीट हो जाएगा, हमारा सीज़न 2 भी आएगा, जिसमें हम इसी चैप्टर को और गहराई से पढ़ेंगे। फार्म 3D विजुअलाइजेशंस, हैंड रिटन एक्सप्लेनेशंस और NCERT बियॉन्ड कंसेप्ट के साथ टॉपिक को एक बिल्कुल नए लेवल पर समझेंगे। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सीज़न 1 पर है, ताकि आपकी NCERT और एग्ज़ाम प्रिपरेशन एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। So that it's for today's class. I hope this session helped you understand the topic better. If you found it useful, make sure to like the video, subscribe to the channel and share it with someone who might benefit. Keep learning, keep improving, and I will see you in the next class. Bye bye.